Hello students, how are you all? Okay then. कल हमने चैप्टर 8 किया था, तो जहाँ से बाकी था वहाँ से पेज 70 टेक आउट। वहाँ से था ना, लेखिका ने उसे आजाद कर दिया था, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था और मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। मैं बाहर जाती थी, लेखिका कहती हैं कि जब मैं बाहर जाती थी कॉलेज, तो कॉलेज से जब लौटती थी तो दरवाजा जैसे ही खोलती तो गिल्लू आ जाता जाली से अंदर और फिर मेरे पैर से सिर तक दौड़ने लगता था और ये डेली का क्रम हो गया था। मेरे बाहर जाने से खिड़की की खुली जाली की राह में बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर अपने झूले से झूलने लगता था। जैसे मेरा टाइम ही उसे पता चल गया था। जैसे ही माँ कॉलेज जाती तो वो खिड़की की खुली जाली से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के साथ झुंड बनाकर उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे वापस झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा न जाने कब कैसे उत्पन्न हो गई थी उसे। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुनट में छुप जाता और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे पालतू जानवर हैं और पक्षी हैं, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी थाली में आकर खाए। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी वह नियम के विरुद्ध था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। पहले तो क्या करता था वो, जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती वह उसकी थाली में ही बैठ जाता था, पर लेखिका ने उसे सिखाया था कि थाली के पास में बैठना है, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। और उसका प्रिय खाद्य था काजू। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था और या तो झूले से नीचे फेंक देता था। उसे अगर काजू ना मिले तो क्या करता वो, दूसरे खाने की चीजों को लेता ही नहीं था या तो फिर झूले से नीचे फेंक देता था। और उसी बीच एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर मुझे कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। मतलब कि लेखिका जो थी उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें वो आहत यानी घायल हो गई थी, तो उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वह मुझे पहचान गया था, इसीलिए जब मैं कमरे में नहीं रहती तो वो वापस अपने झूले में
जाकर बैठ जाता था और घोंसले में बैठता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मतलब लेखिका को ना देखने से गिल्लू काजू भी नहीं खाता था, जबकि काजू तो उसका प्रिय खुराक था। जब लेखिका अस्पताल से आई और उन्होंने जब झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। मतलब कि जब लेखिका स्वस्थ होकर घर आ गई थी तो वह क्या करता, उनके तकिए पर बैठ जाता था और अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। तो लेखिका को ऐसा लगता था कि कोई नर्स, परिचारिका यानी नर्स मेरी सेवा कर रही है। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही यानी क्या होता है, वो पानी पीने का जो घड़ा होता है, ऐसा लंबा सा रहता है और इस प्रकार समीप भी रहता है ना। समीप यानी पास में भी रहता और उसे ठंडक भी लगती। अब गिलहरियों के जो जीवन अवधि होती है वो तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। तो अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वो मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे वह अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। इसका मतलब है कि जब वह लेखिका को मिला था तब वो मरणासन स्थिति में था ना, मरे जैसी हालत में। तब उसने जैसे ही लेखिका की उंगली पकड़ी थी वैसे ही अभी पकड़ ली और उसका बदन पूरा ठंडा हो गया था। तो उसने ना कुछ खाया ना पिया ना बाहर गया और रात में आकर लेखिका की उंगली पकड़कर चिपक गया। और पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। लेखिका ने हीटर भी जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी उसकी मृत्यु हो गई सुबह होते ही। उसका झूला उतार रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता उसे अधिक प्रिय थी। लता यानी बेल। इसलिए भी उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिताभ यानी पीली आभा छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता था कि यह जो सोन जूही है
वो उसकी प्रिय बेल थी, इसलिए लेखिका ने उस लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी थी। समझ में आ गया चैप्टर? तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे से जुड़ी स्मृति को बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रेखा चित्र में उस नवजात का बड़ा ही भावपूर्ण और आत्मीयता से रंजित चित्रण है।